हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। हरियाणा में सीटी मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत सी जो ग्रुप्स हैं उनकी जो टेस्ट हैं वो शुरू हो चुके हैं। इसलिए हरियाणा कल्चर के मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। हरियाणा की संस्कृति से जुड़े हुए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन सर्च करके लाया हूँ और आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनके विषय में आपको अपने कल्चर के विषय में इन शब्दों का कभी आपने सुना ही नहीं होगा। इन शब्दों के विषय में आपको अभी तक पता ही नहीं चला होगा और अगर आपने सुना होगा कभी तो वो अब आपके ध्यान में नहीं है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेकर के आपके सामने पेश हुआ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप लोगों के ये जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए रामबाण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई करेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में होता है। डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग पूछा है और किस नृत्य में होता है। धमाल नृत्य में। किसमें? धमाल नृत्य में डफ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, छड़ी नृत्य का संबंध किससे है। तो छड़ी नृत्य किया जाता है, जो लोग होते हैं वो एक विशेष अवसर पर जो है एक बांस की लंबी डंडी पर या बल्ली जिसे बोलते हैं उसके ऊपर रंगीन कपड़ों को बांध करके उसको सजा धजा करके नाचते गाते हुए जब लेकर के जाते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ उसको लेकर के वो जाते हैं। तो इसे कहते हैं गोगा नवमी का, गोगा पूजा के समय में जो है छड़ी नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को ही छड़ी नृत्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांग परंपरा की शुरुआत कब हुई थी। तो सांग परंपरा की शुरुआत, हमारे हरियाणा की पहचान सांग है और ये सांग जो है इसको वैसे तो स्वांग बोला जाता है, स्वांग। और स्वांग की शुरुआत जो है किशनलाल भट्ट के द्वारा की गई थी। कौन है ये किशनलाल भट्ट? इन्होंने 1730 में स्वांग की पहली रचना हमारे हरियाणा में की। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के रहने वाले हैं और जब ये हरियाणा क्षेत्र में आकर के बसते हैं तो उत्तर प्रदेश के उस मेरठ क्षेत्र की संस्कृति और हरियाणा के उस जिस क्षेत्र में वो बसे उसकी संस्कृति को उन्होंने मिश्रित करके एक स्वांग की रचना की और इसकी रचना 1730 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीलिया गायन कब किया जाता है। मतलब पीलिया गाया जाता है और ये कब गाया जाता है। बच्चे के जन्म पर जो है पीलिया गाया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है घर में तो महिलाएं जो है पीलिया गीत गाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नगाड़े के साथ लयबद्धता से किस यंत्र को बजाते हैं। जब नगाड़ा बजता है तो उसके साथ एक और वाद्य यंत्र बजाया जाता है जो लयबद्ध तरीके से बजाया जाता है और इसका नाम है झील। झील इसको बोला जाता है। ये नगाड़े का ही छोटा रूप है। जब बड़े बड़े नगाड़े होते हैं और एक छोटा नगाड़ा होता है उसको यहाँ पर लटका करके उसको ऐसे ऐसे बजाया जाता है। तो ये जो है बहुत ही लयबद्ध तरीके से बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नगाड़ा का दूसरा नाम क्या है। तो नगाड़ा का दूसरा नाम कहें या ओरिजिनल नाम कहें, इसका नाम है नकारा। इसको नकारा भी कहा जाता है और हम हरियाणा में इसको नकारा बोलते बोलते इसको नगाड़ा बोलने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, खंजरी वाद्य यंत्र क्या है। खंजरी वाद्य यंत्र पूछा है और खंजरी नाम से आप ये ना समझे कि कोई जो है टूल है या कोई हथियार है। ये एक वाद्य यंत्र है। देखिए, यह धातु का एक गोल रिंग के रूप में बना वाद्य यंत्र होता है। ये धातु का बना होता है और एक गोल रिंग के तरह जो है ये बना हुआ एक वाद्य यंत्र होता है। आपने सुना होगा, देखा होगा, उसको ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ पर ऐसे पटका जाता है और वो जो गोल होता है। आपने देखा होगा जब किसी फिल्म में भी कोई हीरो जो है ऐसे लेकर के उसको ऐसे ऐसे बजाते हैं, वो तो होता है दूसरा डफ वाला। और जो उसको हाथ से ऐसे पटका जाता है जिसमें कई तरह की छोटी छोटी रिंग्स लगी होती हैं और वो बजती हैं, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, खंजरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, रसिया नृत्य का संबंध किससे है। रसिया नृत्य का संबंध पूछा है। हमारे हरियाणा में विशेष तौर से कई क्षेत्रों में जो है रसिया नृत्य किया जाता है और मेवात क्षेत्र में तो ये और भी ज़्यादा जबरदस्त तरीके से किया जाता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, रास रसिया।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रतवाई नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है। रतवाई नृत्य पूछा है और ये रतवाई नृत्य भी जो है मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बड़ा ही सुंदर ये नृत्य है, रतवाई नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस पर्व पर भक्त स्वयं को जंजीरों से मारते हैं। तो एक ऐसा पर्व भी होता है जिसमें जो भक्त होते हैं वो नाचते गाते हुए जाते हैं और उस दौरान वो जंजीरों से अपने आप को ऐसे जोर जोर से जो है मारता है। अपने शरीर को जो शर्ट वगैरह होती है वो नहीं पहनते हैं और उसको वो अपने शरीर को जंजीरों से मारता है। तो वो होता है कौन सा, गोगा नवमी का जो पर्व होता है उस पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डफ नृत्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो डफ नृत्य जो किया जाता है, ये डफ का संबंध आपको पता है धमाल नृत्य से है। तो डफ जो नृत्य है इसको ढोल नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डफ नृत्य कब किया जाता है। तो डफ नृत्य कब किया जाता है ये पूछा गया है। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। डफ नृत्य जो है बसंत के आने पर किया जाता है, बसंत के आगमन पर डफ नृत्य किया जाता है। झज्जर, मेवात, गुरुग्राम के कुछ क्षेत्र में जो है ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, लेह केरी क्या है। लेह और केरी ये हरियाणा में पहना जाने वाला एक परिधान है और महिलाओं के द्वारा पहना जाता है और इसका नाम है लेह और इसका दूसरा नाम है केरी। तो ये घाघरे के प्रकार हैं, ये घाघरे के प्रकार हैं। तो है ना लाजवाब क्वेश्चन। आप लोगों के एक एक कमेंट और शेयर से, लाइक से इस चैनल का उत्साह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये चैनल भी पूरी जोर शोर से आपके लिए क्वेश्चन सर्च करने में लग जाता है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर हरियाणा जीके भी ठीक है, नेशनल जीके भी ठीक है और जो आप वीडियो डालते हैं वो भी ठीक है, लेकिन हरियाणा के कल्चर के ऊपर एक वीडियो लेकर के आए। तो उन स्टूडेंट्स की बात को मानते हुए मैं ये हरियाणा के कल्चर पर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन हैं, इनको 2 से 3 बार जरूर सुने, आपके लाइफ में जरूर काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, गुमटी। गुमटी या सोपाली क्या है। गुमटी और सोपाली क्या है ये पूछा है। तो ये ओढ़नी के प्रकार हैं। ये हमारे समाज में महिलाएं जो हैं विभिन्न तरह की ओढ़नियां पहनती हैं। कोई पर्व पर अलग होती हैं, तो कोई शादी पर अलग होती है, कोई बच्चे के जन्म पर अलग होती हैं। तो ये गुमटी और सोपाली ये ओढ़नी के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, रमझोल आभूषण कहाँ पहना जाता है। रमझोल, आपने हरियाणवी सॉन्ग में कहीं ना कहीं इस शब्द को सुना होगा, रमझोल। तो ये रमझोल जो है ये हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल पल्ले की नीली रंगाई वाली ओढ़नी को क्या कहते हैं। लाल पल्ला होता है उस कपड़े का और उसकी नीली रंगाई होती है, तो उस ओढ़नी को क्या कहते हैं। तो उस ओढ़नी को जो है चुंदनी कहते हैं। चुंदनी, वैसे नाम इसका चुन्नी है और हम क्या बोलते हैं, चुंदड़ी, है ना। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बच्चे के जन्म पर माँ के पीहर से क्या आता है। तो बच्चे का जब जन्म होता है, हमने पहले ही इस क्वेश्चन के विषय में जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, पीलिया गायन कब किया जाता है। तो ये पीलिया होता है बच्चे के जन्म पर माँ के पीहर से, जहाँ बच्चे का ननिहाल होता है वहाँ से जो है उसकी माँ के लिए ओढ़ने के लिए एक ओढ़नी आती है और उसको पीलिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, लहरिया। लहरिया कैसे है, यह कैसा परिधान है। तो लहरिया के विषय में क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लहरिया कैसा परिधान है। तो ये भी एक जबरदस्त परिधान है हमारे हरियाणा समाज में। इसमें महिलाएं जो हैं इसको पहनती हैं और इसको ओढ़ना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओढ़ना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, झालरा आभूषण कहाँ पहना जाता है। झालरा आभूषण होता है और ये गले में पहना जाता है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है,
रक्षाबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा के समाज में, हरियाणा की संस्कृति में जब बहन भाई को जिस पर्व पर राखी बांधती है, इसे हम पहुंची बोलते हैं। तो इस पर्व को रक्षाबंधन के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? सलोनी के नाम से। किस नाम से? सलोनी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बासी भोजन किस त्योहार में खाया जाता है? हमारे यहाँ एक ऐसा भी त्योहार बनाया जाता है जिसमें बासी भोजन खाने का रिवाज होता है। जब सर्दी जाती है और गर्मी का आगमन होता है तो उस समय में हमारे शरीर को आने वाले सीजन के अकॉर्डिंग ढालने के लिए, क्योंकि जब हमें सर्दी के सीजन में गर्म खाने खाने की आदत तो हो जाती थी, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको गर्मी के अकॉर्डिंग ढालने के लिए बासी खाना खाया जाता है और ये लगातार 1 हफ्ते तक चलता रहता है। यही क्रम रुक करके 1 हफ्ते तक चलता रहता है और इसी पर्व को सीली साते कहते हैं और सीली साते को ही बासोड़ा भी कहते हैं। ज्यादातर आप बासोड़ा के नाम से पुकारते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें? शिव चौदस का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? शिव चौदस का प्रसिद्ध मेला लगता है और बड़ा ही जबरदस्त मेला लगता है और ये अंबाला में लगता है। कहाँ लगता है? अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 23 है, डोडा मल्लाह उत्सव क्या है? तो डोडा मल्लाह उत्सव पूछा है और ये क्या है, कहाँ किया जाता है, किस प्रकार का ये होता है, कौन बनाता है? तो हरियाणा का एक ऐसा क्षेत्र है जो रोहतक जिले में एक गांव है लाखन माजरा, वहां पर गुरु तेग बहादुर जी जब अपनी शहादत देने के लिए औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो रास्ते में लाखन माजरा में रुकते हैं कुछ समय और वहाँ वो लोगों को अपना उपदेश प्रवचन वगैरह देते हैं और वहाँ लोगों ने जो है गुरुद्वारे का वहाँ आज भव्य निर्माण किया हुआ है और वही उसी समाज के लोग जो हैं डोडा मल्लाह के नाम से एक उत्सव मनाते हैं और ये उत्सव जो है गुरु तेग बहादुर जी की याद में मनाया जाता है। बड़ा ही अच्छा स्थान है लाखन माजरा। क्वेश्चन नंबर 24, धमतान का मेला कहाँ लगता है? तो धमतान का मेला बहुत ही बढ़िया मेला लगता है ये भी, और ये जींद जिले में लगता है। धमतान का मेला कहाँ लगता है? जींद जिले में, पांडवों से है। क्वेश्चन नंबर 25, फुलडोर का मेला बोला जाता है और ये फरीदाबाद में लगता है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, काली माई का मेला कहाँ लगता है? तो काली माई का मेला पूछा गया है तो ये भी अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जरा सोचिए, काली माई का मंदिर कहाँ होगा हरियाणा में? तो है ना आपको याद, कालका, है ना? तो कालका पंचकुला क्षेत्र में जो है काली माई का मंदिर बना हुआ है, वहीं काली माई का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है? तो सतकुंभा का मेला ये भी प्रसिद्ध है, बड़े ही कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है ये प्रश्न, और ये 2016 में जो अलग अलग पोस्ट के लिए जो टेस्ट हुए थे हरियाणा में, तो वहाँ पर ये काफ़ी प्रचलित था। कभी पूछ लिया जाता है कि खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा मेला लगता है, या फिर सतीकुंभा का मेला कहाँ लगता है, सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है, सोनीपत का प्रसिद्ध मेला बताइए, तो वो यही है, सतकुंभा का मेला सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में लगता है। क्वेश्चन नंबर 28, खेड़े वाला का मेला कहाँ लगता है? खेड़े वाला का मेला, मुंगिप्पा का मेला, ये कुछ मेले हैं जो हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। तो खेड़े वाले का मेला कहाँ लगता है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29, गोपाल मोचन मेला कहाँ लगता है? ये भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और पूछा है गोपाल मोचन मेला जो है ये कहाँ लगता है? ये यमुनानगर के जगाधरी में लगता है। यमुनानगर के जगाधरी में गोपाल मोचन मेला लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के लिए हरियाणा कल्चर से इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी हरियाणा की संस्कृति से हमारे प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं, आने वाली कुछ वीडियोस में हम और भी ज़्यादा गहराई से हरियाणा की संस्कृति के क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो एक एक वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। हम जल्द ही आपको हरियाणा का संपूर्ण जो जिक्के है और संस्कृति है उसके विषय में आपको पारंगत कर देंगे। आपके टेस्ट के लिए, आपके करियर के लिए आपको शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं संजय कुमार और भी ढेर सारी आपके लिए यूजफुल वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने, आपका अपना स्टडी चैनल लेकर स्टडी डिबेट। कैसे हैं आप सभी? एक के बाद एक मैं हरियाणा जिक्के की वीडियो जो है वो अपलोड करते जा रहा हूं। और जो भी स्टूडेंट
इन वीडियोस को 2 से 3 बार देख रहे हैं उनका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया आने वाला है। वो जब भी हरियाणा के कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो उनका रिजल्ट सराहनीय होगा। तो आप लोग भी किसका इंतजार कर रहे हैं? आप हरियाणा जीके में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। हरियाणा के जितने भी टेस्ट निकलते हैं उनको जितने फॉर्म निकलते हैं उनको फिल करें और सभी टेस्ट में आप जो है पार्टिसिपेट करें तथा आप अपना परफॉर्मेंस को और ज़्यादा सुधारें। जितना ज़्यादा आप अध्ययन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का फ्यूचर जो है निखरेगा। हमारे यहाँ इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं इस वीडियो में कि आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप देख लेना, किसी भी वीडियो को उठा करके देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे जो इतने ज़्यादा गहराई से पुट किए गए हों। ज़्यादातर वीडियो में आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको सुनने में आपको मज़ा भी आता है और आप जो है उस वीडियो को देखते हुए जवाब देते हुए और जो है कंप्लीट देख लेते हैं। लेकिन ऐसी वीडियो को देखना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जिसके क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हो और उनको सीखने का नया चांस मिलता है। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हेनसांग की किस पुस्तक में थानेश्वर का जिक्र है? तो हेनसांग एक चीनी यात्री थे और ये राजा हर्षवर्धन के समय में जो है भारत आए थे और भारत में भी कहाँ, हरियाणा में जो हमारे थानेसर में जो राजा हर्षवर्धन का शासन था वहाँ ये आए थे। यात्रियों में यात्री, इस चीनी यात्री हेनसांग को राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें हरियाणा का और पूरे भारत के कल्चर के विषय में जहाँ जहाँ ये गए, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, उन सब के विषय में इसने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है CUT। क्या नाम है? CUT। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं पूछ रहा है। तांबे की मुद्राएं जो है हर्षवर्धन के समय की बनी हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई? वो हरियाणा के सोनीपत जिले से प्राप्त हुई है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षवर्धन ने अंतिम आक्रमण किस पर किया था? हर्षवर्धन ने एक अंतिम आक्रमण किया था। बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ है ये वर्धन वंश का और इसने बहुत कुछ जो है भारत में नया करके दिया है। और एक ऐसा ये राजा था जिसकी 2 राजधानियां थी और इसने अपनी एक राजधानी जो कि कन्नौज नाम की दूसरी राजधानी उसने अपनी बहन को, राजश्री उसका नाम था, उसको एज ए गिफ्ट कर दी। तो देखिए जो हर्षवर्धन था उसका अंतिम आक्रमण उड़ीसा पर था। 643 ईस्वी में उसने उड़ीसा पर अंतिम आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक पूछा है कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक जो है बहुत ही जल्दी हो गया था। वह इतना जो मैच्योर है वो नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी उसने अपने राज्य को अच्छे से रूल किया था। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक जो है 612 ईस्वी में हुआ था और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कन्नौज में हुआ था। कहाँ हुआ था? कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, मध्यपुरा पाषाण के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? मध्यपुरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए खुदाई के दौरान, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो पंचकुला के कालका क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मध्यपुरा पाषाण काल के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? पंचकुला के कालका क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्राचीन सीसवाल संस्कृति किस जिले में है? तो प्राचीन सीसवाल संस्कृति हुई है, यह एक अलग ही तरह की संस्कृति है। इनका रहन सहन और पहनावा वगैरह जो है इनका थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ही अच्छी संस्कृति है। और ये जो है सीसवाल जो संस्कृति है ये हिसार जिले में हुई है और सीसवाल गांव में इसका जो है ज़्यादातर बसेरा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बनावली की खोज कब और किसने की थी? तो बनावली की खोज, बनावली जो है एक पूरा स्थल है और यहाँ से हमें ऐतिहासिक रूप से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई है। तो बनावली जो है इसकी खोज 1973-74 में बिष्ट नामक खोजकर्ता ने की थी। बिष्ट नामक खोजकर्ता ने।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थापित हुआ था। तो राखी गढ़ी के विषय में पूछा है और ये किस नदी के किनारे मौजूद रहा है ये क्षेत्र। तो दृश्यद्वती नदी के किनारे, दृश्यद्वती नदी के किनारे राखी गढ़ी मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भिंडराना पूरा स्थल कहाँ स्थित है। तो भिंडराना पूछा है, ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक पूरा स्थल है। यहाँ से भी खुदाई के दौरान बहुत सी जो है पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं और ये फतेहाबाद जो अब एक जिला है उसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। चित्रित धूसर मृत भांड के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले पूछा है। तो सबसे पहले तो चित्रित धूसर मृत भांड है क्या, ये चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं और इन पर जो है हाथों से कलाकारी की हुई होती है और उसमें कलर जो है फिल किए होते हैं। तो इस तरह के जो बर्तन हुए हैं, जो संस्कृति हुई है, ये कहाँ पनपी थी। तो ये कुरुक्षेत्र में भगवानपुरा से प्राप्त हुए हैं। तो कुरु भगवानपुरा से। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है। तो पाकिस्तान में घग्गर नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है और ये नदी जो है पाकिस्तान की तरफ चली जाती है और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हकरा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हरियाणा से हकरा संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। हमारा जो राज्य है हरियाणा से हकरा संस्कृति जो घग्गर नदी के किनारे सबसे पहले लोग बसे थे उनको हकरा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और इस संस्कृति के निशान जो हैं वो हमारे प्राचीन एक गांव है और यहाँ पर प्राचीन हवेलियाँ मिली हैं। तो ये गांव है कुनाल गांव में हकरा संस्कृति के निशान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, घग्गर के किनारे बसी सभ्यता को क्या कहा जाता है। घग्गर नदी के किनारे बसी सभ्यता को ही हकरा कहा जाता है, हकरा संस्कृति कहा जाता है। तो बोलिए स्टूडेंट, कितने अच्छे क्वेश्चन लगे आप लोगों को। ये सुनने में भी अच्छे लगते हैं, याद करने में भी अच्छे लगते हैं और ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो इनको अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखिए और इनको याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते ही देखते हम 13 क्वेश्चन सॉल्व करके अब हम 14 क्वेश्चन पर आ गए हैं और यहाँ भी आपको जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आर्य सर्वप्रथम हरियाणा में कहाँ बसे थे। आर्य जो है सर्वप्रथम हमारा जो क्षेत्र है हरियाणा क्षेत्र या उत्तर भारत का क्षेत्र, यहाँ पर जो सभ्यताएं प्राचीन समय में पनपी है वो मध्य एशिया से आए आर्य लोगों के बाद जो है यहाँ पर संस्कृति का उदय होना शुरू हुआ था। तो उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना डेरा जमाया था। तो हरियाणा के सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के ये बसे थे। ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या है, ये नदियां जो हमारे हरियाणा के क्षेत्र से निकलती हैं, इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इनको सप्त सिंधु कहा गया है और यहाँ पर आर्य लोग सबसे पहले आकर के बसे थे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश का एक बड़ा भाग हरियाणा है। तो सप्त सिंधु यानी कि जो 7 नदियों वाला क्षेत्र है उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है हमारा हरियाणा मौजूद है और बाकी यह क्षेत्र जो है पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश इनमें भी फैला हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे खेती किसने शुरू की थी। तो प्राचीन समय की बात है, यमुना और सरस्वती नदी एक फेमस नदियां होती थी उस समय में और ये जो है बहुत विस्तृत क्षेत्र को सिंचित करती थी। और यहाँ जो है हरियाणा क्षेत्र में कुरु जंगल होता था, जंगल को काट करके खेती योग्य भूमि को तैयार किया गया इन दोनों नदियों के बीच में। और कुरुओं ने जो है इस जमीन पर खेती सबसे पहले की थी। किसने? कुरुओं ने।
क्वेश्चन नंबर 17 है, कुरु प्रदेश का जिक्र कहाँ मिलता है। देखिए कुरु प्रदेश का जिक्र कहाँ मिलता है, आप खुद ही देखिए। हम जो है BC में चले जाते हैं, जो क्राइस्ट से पहले का समय हुआ है, जन्म से पहले का समय हुआ है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो है वो BC है। और वहाँ देखिए महात्मा बुद्ध जब हुए हैं तो बौद्ध साहित्य में जो है कुरु प्रदेश का जिक्र मिलता है, बौद्ध साहित्य में। तो बहुत ही प्राचीन क्षेत्र रहा है हमारा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 18, गांधारों ने किसके समय हरियाणा पर हमला किया था। तो गांधार जो थे ये अफगानिस्तान क्षेत्र में गांधार है, और वहां से जो है हमलावरों ने हरियाणा क्षेत्र पर हमला किया था। तो किसके समय में हमला किया था पूछा गया है। तो उस समय राजा शांतनु होते थे, राजा शांतनु के समय में गांधारों ने हरियाणा पर हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कुरु बौद्ध काल में क्या था। कुरु जो क्षेत्र है वो बौद्ध काल में क्या था पूछा है। तो आंसर है यह बौद्ध काल का एक मुख्य महाजनपद था। तो बौद्ध काल का एक मुख्य महाजनपद था। जब बौद्ध समय होता था तो उस समय में जनपद होते थे, और जनपद भी क्या, उनमें भी महाजनपद होते थे, और उनमें से एक महाजनपद हमारा कुरुक्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 20, वेदों से घनिष्ठता के कारण यहाँ के लोग यहाँ के नियम मान्य थे। जो हमारा क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र था, यहाँ वेदों की रचना हुई है, और वेदों से अटैचमेंट की वजह से, घनिष्ठता की वजह से जो है यहाँ के लोगों में वेदों के नियम रचे बसे पड़े थे। तो इसलिए यही के नियम ही अधिकतर मान्य हुए। क्वेश्चन नंबर 21, संख्या दर्शन के जनक कौन थे। तो संख्या दर्शन हुआ है, संख्यात्मक जो कैलकुलेशन वगैरह की जाती थी, तो उस दर्शन के जनक पूछा है तो कौन हुए, वो एक मुनि हुए हैं, और वो थे कौन, कपिल मुनि। कौन हुए हैं, कपिल मुनि। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कपिल मुनि कहाँ के रहने वाले थे। तो वो कहाँ के रहने वाले थे कपिल मुनि, ये पूछा है। उन्होंने संख्यात्मक दर्शन का तो जन्म किया ही है, लेकिन वो जो है कैथल के कलायत के रहने वाले थे। कैथल जो हमारा आज जिला है उसमें गांव है कलायत, और उसके वो रहने वाले थे कपिल मुनि। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, गौतम मुनि किसके वंशज थे। तो गौतम मुनि पूछा है। गौतम बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रतापी मुनि हुए हैं। इन्होंने भी बहुत तपस्या की है, और ये जो है चमन ऋषि के वंशज थे। चमन ऋषि कौन हुए हैं, दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जो ढोसी की पहाड़ियां हैं वहां से संबंध रखते हैं चमन ऋषि, और वहां पर उन्होंने काफी लंबे समय तक तपस्या की, और उन्होंने चमनपरास का जो है निर्माण भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं, सम्राट अशोक का स्तंभ राज्य में कहाँ था। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान शासक हुए हैं। उन्होंने एक के बाद एक 84,000 जो है लिपियों में, अपनी लिपियों में जो है स्तंभ, अभिलेख आदि बनवाए हैं। तो उनमें से एक प्रमुख स्तंभ जो है वो अपने हरियाणा के टोकरा नामक स्थान पर स्थित था, और वो अब दिल्ली है। तो दिल्ली इसको जो है तुगलक वंश के दौरान दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। पिंजौर एक समय जैन दर्शन केंद्र होता था। जो हमारे पंचकुला में पिंजौर है वो एक समय में, प्राचीन समय में जो है जैन दर्शन का एक केंद्र होता था। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, अशोक ने कुणाल गांव में पहली लाट लगवाई थी। तो पहली लाट का मतलब क्या है, उन्होंने अपने पत्थरों पर जो खुदाई करके जो जानकारियां वो अंकित करते थे, तो वो पहली लाट जो है उन्होंने कुणाल गांव में लगवाई थी। और ये कुणाल गांव कहाँ है, फतेहाबाद में है। ये बड़ा ही प्राचीन कुणाल गांव है। और कुणाल गांव से संबंध किसका है, तो यहाँ पर आया था कुणाल गांव से संबंध ये रहा। देखिए हरियाणा से हकरा संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले, कुणाल गांव से। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 7वीं सदी में हर्ष ने बौद्ध धर्म को पुनः संरक्षण दिया। तो 7वीं सदी में जब हर्षवर्धन का समय आया तो उनका राज्याभिषेक पता है ना आपको, 612 में हुआ था कन्नौज में। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, बौद्ध धर्म को मान्यता दी थी।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के शासन में भारत आया था। तो चीनी यात्री ये पहले बताया जा चुका है, जो हेनसांग थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है भारत आए थे और उनको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्ष का एक दरबारी कवि था और जिसका नाम था बाणभट्ट, और उसने क्या हर्ष चरित्र उन्होंने लिखा था। तो हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। और ये कवि भी थे और ये दरबार में भी जो है इनको स्थान मिला हुआ था। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे। इन क्वेश्चन को घोट करके पी जाइए, 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखिए, जरूर से जरूर देखिए। आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी ज्यादा हाई हो जाएगा और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपके चेहरे पर चमक होगी और आधे से ज्यादा तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो उसी कॉन्फिडेंस से सोल्व हो जाता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप जितनी भी जॉब निकलती है उनको अप्लाई करते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए, और स्टडी करते हुए आप अपना जो जीके लेवल है उसको भी आगे बढ़ाते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें, और जितने भी न्यू मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को भविष्य में आने वाली और भी ढेर सारी एक से एक बढ़ के जो वीडियो अपलोड की जाती हैं वो आपको मिल सकेगी। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मैं संजय कुमार और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लेकर के जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद। देख रहे हो प्रश्नों को, अरे देख रहे हो प्रश्नों को, कल पर कब तक टालोगे? कल पर कब तक टालोगे? आ जाएगा एग्जाम जब सिर पर, आ जाएगा एग्जाम जब सिर पर, तो टेंशन कैसे संभालोगे? तो किसका इंतजार कर रहे हो भाई? आप चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक से एक जो वीडियो पहले से अपलोड की जा चुकी हैं और आगे भी अपलोड की जा रही हैं उनको देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और आपका अपना चैनल आपके साथ रहेगा सदा, और एक एक टेस्ट को हम कर देंगे। नमस्कार।